नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से खास प्रश्न हैं और जिन पे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमें युग्म सुमेलित करने के लिए दिया है। एक तरफ है भाषा संस्थान और दूसरी तरफ है स्थान। जो भाषा संस्थान हमें दिए गए हैं उनमें है भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय संस्कृत संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय। स्थानों में है मैसूर, नई दिल्ली, आगरा और हैदराबाद। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन कहाँ पर है, तो क्या लगता है भारतीय भाषा संस्थान को उम्मीद मतलब गैस भी नहीं कर सकते, थोड़ा गैस भी कर लेते हैं। जैसे केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ हो सकता है, मैसूर, नई दिल्ली, आगरा या हैदराबाद। संस्कृत का मामला है। ठीक है। तो संस्कृत को लेकर के राजधानी में काम हो सकता है, क्या हैदराबाद की तरफ जाना चाहेंगे? हैदराबाद मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं, इस मामले में तो नहीं है। ठीक है। मैसूर भी नहीं। दक्षिण भारत में संस्कृत और संस्कृत को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि इनकी अपनी भाषाएं जो है ना उसको ज़्यादा देखते हैं लोग, है ना। नई दिल्ली में हो सकता है, तो नई दिल्ली काफ़ी बेहतर रहेगा इस मामले में हम लेके चलें तो केंद्रीय संस्कृत संस्थान के लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर बी के लिए 2 है हम उस ऑप्शन को रख सकते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बी के लिए 3 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बी के लिए 4 दे रखा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बी के लिए 2 दे रखा है और यहाँ भी बी के लिए 2 ही दे रखा है। देखते हैं, एक आधा हो सकता है कि एक आधे और समझे तो उससे हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है। जैसे कि अब ये है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ये कहाँ हो सकता है, मैसूर में, आगरा में या हैदराबाद में। ठीक है। तो इसके लिए सबसे सही जो है वो हैदराबाद ही है। ठीक है। यानी कि जहां पर डी के लिए 4 होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो 2 बचे थे, यहाँ पर डी के लिए 4 है और यहाँ डी के लिए 1 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। और इस ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, मैसूर में है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के अंदर है। ठीक है। वैसे सही है सभी सभी आमने सामने, और इसी हिसाब से 1 2 3 4 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, क्लियर है बात सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, 4 हमारे पास में। तो क्रोनोलॉजी पूछ रहा है हमसे, काल क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो सबके पता होना चाहिए, वैसे तो गैस कर सकते हो पहले कौन बना बाद में कौन बना, अगर पढ़ा होगा तो सभी लोगों ने, अगर वरना नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि पंचायती राज के मामले में हमें इतना पता है कि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पुरानी है, यानी कि 3 सबसे पहले आएगा, और 3 सबसे पहले हमें एक ही जगह देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन पे। ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति मतलब इतना तो पता होना चाहिए सबसे पुरानी कौन है सबसे नई कौन है, इसके आधार पर भी हम लोग चीजों को गैस कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एल एम सिंघवी समिति जो है वो सबसे नई है, लेटेस्ट है, तो जहां पर लास्ट में 2 2 हो सकता है तो वो हमारा आंसर हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है। तो हमें ये पता है कि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी समिति क्यों है, क्योंकि देखो देश के गणतंत्र करने के बाद ही समिति का गठन भी किया गया था, 1952 में ही स्थापित की गई थी, बनाई गई थी ये। ठीक है। गठन हुआ था 1952 में, तो 1952 की समिति है, इसलिए सबसे पहली भी और सबसे पुरानी भी है। हालांकि इसके बाद फिर काफी लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि समिति का गठन होता है और अशोक मेहता समिति फिर हमें दूसरी समिति देखने को मिलती है इस पूरे के पूरे क्रम में। 1977 की बात है, अशोक मेहता साहब जो थे उनके अध्यक्षता में समिति गठित होती है पंचायती राज के लिए विचार करने के लिए। अब जो तीसरी समिति होती है फिर पता ही है जीवी के राव हो जाएगी। ठीक है ना। तो जीवी के राव समिति जो है ये हमारी 1985 की है, और 1985 का हम लोग देखते हैं कि 1986 में ही तुरंत एल एम सिंघवी समिति बनाई जाती है। तो क्रोनोलॉजी बिल्कुल ठीक है, 3 4 1 2 कहाँ है, सी पे है, तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वन्य जीवन की रक्षा, गोवध निषेध। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में हम ये देखते हैं कि 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया था। 4 में कौन कौन से शामिल किए गए थे, पहला था बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, दूसरा था समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, तीसरा था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, और चौथा था हमारा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो ये वर्तमान में
48 के अंदर है और वो 48 के अंदर भी ये ए है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, सी है, क्योंकि इन चारों में से सिर्फ यही है जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में लिया गया था, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है, ठीक है। सुशासन मतलब अच्छा शासन करना। अच्छा शासन कैसे होगा, देखते जरा। समानता और समावेशन से। क्या समानता और समावेशन से अच्छा शासन माना जाएगा? मतलब सरकार ऐसी है जो समानता में विश्वास करती है, समावेश में ध्यान देती है। क्या ठीक रहा? ठीक है, हो जाएगा। सुशासन का आधार स्तंभ है ये, ठीक है। तो सुशासन का जब ये आधार स्तंभ हो जाएगा तो प्रश्न का सही उत्तर ये नहीं रहेगा। चलिए अब बाहर हो गए। ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व चाहिए और जवाबदेही, ठीक है। मतलब व्यवस्था पारदर्शी रहे। सुशासन में ये है कि सरकार क्या काम कर रही है नागरिकों को पता हो, नागरिक समझ रहे हो कि पैसा वगैरह कहाँ लग रहा है, कितना कहाँ खर्च हो रहा है, क्या क्या चीजें चल रही है, कब तक कैसी हो जाएंगी, नए प्रोजेक्ट क्या है, पुराने प्रोजेक्टों की स्थिति क्या है, पारदर्शिता रहनी चाहिए। सरकार का उत्तरदायित्व रहे, जवाबदेही रहे, मन मर्जी से काम ना करे, अच्छा शासन है ना, ठीक है। तो यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सहभागिता एवं विधि का शासन, मतलब सरकार ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर कानून का शासन है, जो कानून बने हुए हैं सबके लिए बराबर है, उसी के हिसाब से व्यवस्था चल रही है। सहभागिता, सबके मिले जुले काम चल रहे हैं, ठीक है, सब भूमिका निभा रहे हैं, तो ये भी सुशासन का हिस्सा रहेगा। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे तो 3 बार हो गए तो चौथा हमारा आंसर अपने आप हो जाएगा। हालांकि फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर होने योग्य है नहीं है। धार्मिकता और भावुकता, यानी कि सरकार ऐसी जो धर्म में विश्वास करती है। सरकार बन गई है कहीं पे तो वो हिंदुओं का समर्थन दे रही है, कहीं पे सरकार मुस्लिम्स की है तो मुस्लिम को प्रमोट कर रही है। धर्मनिरपेक्षता के तत्व नहीं दिख रहे हैं, भावुकता से फैसले लिए जा रहे हैं, जहां इमोशनल हो गए उस हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। क्या ये ठीक है? ये पूरी तरह से गलत है, ये कभी सुशासन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो जो प्रश्न के हिसाब से गलत है वो हमारे लिए सही है, यानी कि आंसर हमारा यही है, क्योंकि सुशासन का आधार स्तंभ ये नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा आप क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किया जा सकता है। मतलब राज्यों से परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ काम होगा नहीं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनावों की खास बात ऐसी है कि राज्यों की भूमिका भी होती है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के भी पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ जो हमारे तीनों यूटी हैं वहां से भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए तो भूमिका रहेगी रहेगी भाई। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को संशोधित करोगे तो राज्यों से तो राय लेनी ही पड़ेगी, उनकी मर्जी भी सुननी पड़ेगी। तो बिल्कुल ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों की स्थिति क्या रहेगी, घटेगी बढ़ेगी, तो उसके लिए भी आपको राज्यों की सहमति चाहिए होगी। तो ठीक है, बिल्कुल राज्यों की सहमति लगेगी लगेगी। 7वीं अनुसूची यानी कि भाई संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषयों को लेकर के संशोधन करना, तो राज्य का भी मामला महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भाई मर्जी चलेगी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना मामला भारी ना कर ले, पूरी तरह से वो खुद की चीजों को ना बढ़ा ले, इसलिए चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वरना तो ये कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कुछ करने लग जाएगी। चौथे में कह रहे हैं कि किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन, किसी राज्य में विधान परिषद रहेगी या ना रहेगी, इसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों को पूछ करके क्या करो, किसी एक राज्य का मामला है उस एक राज्य से पूछ लो, जरूरी थोड़ी पूरे भारत के राज्यों को इकट्ठा करना है कि बताओ इसके बाद क्या किया जाए, रखी जाए रखी जाए, तो ये हमारा नहीं होगा। तो 2 3 और 1 2 3 जो है वो हमारा सही है, जहां 4 नहीं है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 1 2 3 ये हो जाएगा हमारा आंसर, 4 यहाँ है तो आंसर नहीं होगा, 4 यहाँ है तो आंसर नहीं होगा, 4 यहाँ भी आंसर नहीं होगा, तो सब में 4 दे रखा बस एक जगह छोड़ के, तो इसलिए प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए फिर आगे, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक विकास की बातें कुछ की जा रही है। पहले में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। पूछ रहा है इनसे, ऐसा हुआ था? प्रांतीय विषय हस्तांतरित और आरक्षित हुए थे? बिल्कुल हुए थे, बात ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्या केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल हुई थी, बात तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही है। और जब दोनों सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि युग्म आ गए हमारे पास में। युग्मों में क्या है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ देश। पूछ रहा है कि कौन से संवैधानिक प्रावधान किस देश से हमने लिए। जैसे कि हम लोगों ने संवर्ती सूची कहाँ से ली है, संवर्ती सूची हम लोगों ने ली है क्या आयरलैंड से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है ना। तो संवर्ती सूची के लिए क्या रहेगा, 4, यानी कि ऑस्ट्रेलिया रहेगा। देखते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ए के लिए 1 दे रखा आंसर नहीं होगा, ए के लिए 4 दे रखा है, हो सकता है, ए के लिए 4 दे रखा आंसर हो सकता है, ए के लिए 3 दे रखा आंसर नहीं हो सकता है। बात क्लियर है।
तो अब बचे बी और सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉमन दे रखा है उन्होंने बी के लिए 1, ठीक है, यहाँ भी दे रखा है बी के लिए 1, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऑप्शन मतलब ऊपर ही उलझे, आप ऑप्शन में भी उलझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बी के लिए एक है तो समझ में आ गया कि हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिया है, ठीक है ना। तो हम आयरलैंड में उलझेंगे नहीं, हमें पता लग गया कि भाई इसका रास्ता साफ है अपने आप में, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे एक ही तरफ जा रहे हैं। अब हमारे बाकी जो आने आगे कहानी सी और डी की कहानी जो है वो थोड़ी अलट पलट है दोनों में, और इससे पता चलेगा हमारा आंसर क्या है। तो अब हमारे पास बच गए हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना और संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया। एक तरफ कनाडा है और एक तरफ दक्षिण अफ्रीका है। तो संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने ली है साउथ अफ्रीका से, यानी कि हम लोग यहाँ पर रखेंगे डी के लिए 3। तो जहां डी के लिए 3 है वो हो जाएगा आंसर, यानी कि डी के लिए 3 यहाँ है, तो ये रहेगा हमारा आंसर, ये यहाँ पर अब बाहर हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या बन गया? प्रश्न का उत्तर बन गया बी। ठीक है, मामला क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में अभिकथन और कारण है। अभिकथन कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। कारण में कहा गया है कि 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसी वजह से 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। क्या ये बात ठीक है? क्योंकि ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ता है, ऊपर से नीचे आओगे तो कनेक्ट नहीं होगा, नीचे से ऊपर ले आके देखोगे तो पता चलेगा कि क्या बात सिद्ध हो रही है या नहीं। संवैधानिक दर्जे की वजह से आधार स्तंभ, इज इट और नॉट? इट इज। तो दोनों सही भी हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, बात क्लियर? तो प्रश्न का उत्तर बी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ के अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसका कहना है कि भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, यानी कि 3 सही होंगे और एक गलत होगा। जैसे कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। मतलब नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उससे संविधान का निर्माण प्रभावित हुआ, ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव लाके उन्होंने ये बताया कि संविधान कैसा होना चाहिए और किन उद्देश्यों को पूरे करने वाला होना चाहिए, उसके हिसाब से ही संविधान तैयार हुआ। तो प्रभावित किया, बिल्कुल किया। भारत को शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित है। क्या भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी वो हमें प्रस्तावना से पता चल जाता है? बिल्कुल, सब बता देते हैं वहां पे कि भाई कैसे आपको अधिकार सुनिश्चित करने हैं, कैसे आपको देश की व्यवस्था निर्धारित करनी है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, ये सारी बातें जो है वहां पर होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं, वहां पर पहले क्या दिया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें मिल जाती है। संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ ही अपनाया गया था, ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि संविधान का जो आमुख है ना वो बाद में अपनाया गया है, पहले नहीं अपनाया गया था, ठीक है। तो इस वजह से सी जो है वो गलत है, यानी कि यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। और डी में कहा गया कि राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या जनता भाग लेती है? नहीं, हमारे द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि होता तो जनता की भूमिका ही है, लेकिन दूसरे रूप में होती है, अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, ठीक है ना। हम जिनको चुनते हैं वो हमारे लिए राष्ट्रपति या राज्य के प्रमुख चुनते हैं, तो ये बात ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का कहना है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मतलब संपत्ति के अधिकार को लेकर बात की जा रही है, तो संपत्ति का अधिकार कहाँ है फिलहाल हमारे लिए? भाग 12 में अनुच्छेद है 300A, ठीक है। देखते हैं, यह केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, ऐसा कह रहा है। क्या ये मूल अधिकार है? मूल अधिकार ही नहीं है, तो सही नहीं होगा। यह केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है। मान लो कि हमारे देश में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अगर वो विदेशी है क्या उसको मार के भगा सकते हैं? क्या उससे प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन सकते हैं? तो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार तो नहीं होगा, पर विधिक अधिकार तो है, लेकिन केवल नागरिकों के लिए नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है, तो किसी भी मतलब सब आ जाएंगे, नागरिक और विदेशी दोनों, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मान लीजिए कि कोई और तरीका भी है, जैसे कि तो विधिक अधिकार है, लीगल है, तो किसी ने कुछ क्राइम भी किया है, अगर उसकी संपत्ति जब्त करेंगे तो लीगली करेंगे, लीगली नहीं कर सकते, जबरदस्ती से कोई काम नहीं होगा, जो भी चीज होगी विधि सम्मत होगी, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है, बिल्कुल है। यह ना ही मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार। मूल अधिकार तो नहीं है, बात यहाँ तक की ठीक है, लेकिन विधिक अधिकार है, इसीलिए यहाँ पर बात गलत हो गई।
तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, सी रहेगा हमारे लिए। और इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो आकर के कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, मामला क्लियर है, परेशानी वाली बात तो नहीं किसी को। चलिए, तो बस इतनी ही महत्वपूर्ण बातें आज की क्लास में करनी थी। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, बाकी साथियों तक शेयर भी कर सकते हैं। बाकी की बातें करेंगे आने वाली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।